हमारे साथ भारत से मारूफ सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एडिटर हैं द प्रिंट के शेखर गुप्ता साहब मौजूद हैं। शेखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें अंदाज़ा है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग ज़रूर जानना चाहते थे कि पड़ोसी मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा इंतखाब हुआ, तो उस बारे में हम बात करें इस प्रोग्राम में। हमने इसलिए आपको दावत दी है। थैंक यू। थैंक यू आप साहब। मैं आई एम वेरी हैप्पी आपसे बात करते हुए। वैसे ना मैं आजकल टीवी वगैरह पे बात करने से बहुत घबराता हूँ कि काफ़ी हमारी चैनल भी, काफ़ी आपकी चैनल भी, वहाँ बात करना मुश्किल होता है क्योंकि वो तू मैं लड़ाई झगड़ा सब ऐसी बातें होती है। तो कई दिन से मैंने एक तरह से ना, जिसको कहते हैं, हम बोलते हैं संन्यास लिया हुआ था। तो टीवी अपीयरेंस से संन्यास लेकर अब डॉन से हैं और आप हैं तो आपको तो मैं कभी मना कर ही नहीं सकता हूँ। एंड आई वेरी हैप्पी आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि एक सिविलाइज बात करने का मौका भी मिलता है, हमको मिलना भी चाहिए, सबको दोनों तरफ से मिलना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। हम आपसे बहुत सीखते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। गुप्ता साहब, आगाज करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द करंट सिचुएशन। पहली बात तो आप गुप्ता साहब या मुझे शेखर बोल सकती हैं। अब प्लीज गो। चलिए, जरूर है। मैं हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी एक कुछ इस किस्म का ही एक रुझान है कि हम अपने से बड़ों से या तो सर कह के मुखातिब करते हैं, लेकिन जैसे आप मुझे इजाज़त दें। सबसे पहले करंट सिचुएशन जो है, अब हम सेफली ये बात कह सकते हैं कि एक एलाइड गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए के साथ एक अलायंस होगी हुकूमत में, मोदी साहब उसको लीड करेंगे। अब मिस्टर नायडू की तरफ से इसको अनाउंस तो कर दिया गया सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन या अभी हमें फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा? जी हाँ, ये सरकार, ये बीजेपी लेड सरकार ही बनेगी। इसमें कोई शुबे की अब जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए बीजेपी की 240 सीटें आई हैं। उसके बाद जो बीजेपी के 7 एलाइज ऑलरेडी हैं, इसमें शिंदे शिवसेना है, एनसीपी है, जेडीयू है, इन सबको जब आप मिलाते हैं तो 256-257 के आसपास हो जाते हैं। 272 ही तो हाफ ए मार्क है। तो ये अब ठीक है, इस टाइम नेगोशिएशन गिव एंड टेक चलेगी क्योंकि पॉलिटिक्स है, तो फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स प्ले आउट कर रही है। लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर अंदर अभी तो लग रहा है कि शायद ये संडे के दिन ये स्वेरिंग इन होगी, संडे नहीं होगी तो उसके आसपास हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली ये बीजेपी लेड कोएलिशन सरकार बनेगी और ये इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा और इसका जो बेसिक डायरेक्शन होगी वो पिछली सरकार से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी। लेकिन एक पहले के मुकाबले में एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी नरेंद्र मोदी के लिए, एक चैलेंजिंग स्टेज पे है वो अपनी सियासत के। जो अब उनके एलाइज हैं उनकी तरफ से जिस किस्म की डिमांड्स अभी हम देख रहे हैं, आप समझते हैं कि उनको आसानी से वो पूरा कर पाएंगे या फिर बिगिनिंग से, आगाज से ही ये एक अनस्टेबल या एक कमजोर हुकूमत होगी? देखिए, ऐसे कम अनस्टेबल होने का चांस तब होता है जबकि जो कोर पार्टी होती है कोई कोएलिशन में, उसकी मान लीजिए कि 190 सीटें आती हैं, 180 आती हैं, 200 आती, तब कुछ कमजोरी का इम्कान रहता है। लेकिन जब उसके 240 सीटें आ गई और उसके जो कंफर्म्ड एलाइज हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, अब जैसे 2 पार्टियां हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जो बॉम्बे जिसकी कैपिटल है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसका अलायंस वहां पे बीजेपी के साथ है। अगर वो यहाँ बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट गिर जाएगी, उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ही जो बिहार की गवर्नमेंट है, जो नीतीश कुमार एक अलायंस पार्टनर हैं, वो वहां चीफ मिनिस्टर हैं क्योंकि उनके सिर्फ 43 एमएलएज है वहां पे, सबसे छोटी पार्टी है उनकी 3 बड़ी पार्टीज में, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर है क्योंकि बीजेपी के एलाई हैं। अगर दिल्ली में सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप स्टेट में चली जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, इसके अंदर कोई ज्यादा इस तरह की इंस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। पर ये जरूर है कि ये जो नंबर्स अभी इस पार्लियामेंट में आए हैं तो उसमें मोदी जी के लिए काफी नई चैलेंजेस होंगी। पहली चैलेंज तो ये है कि 23 साल में पहली बार उनको एक कोएलिशन की सरकार चलानी पड़ेगी और ऐसी सरकार चलानी पड़ेगी जिसमें ऑपोजिशन बहुत मजबूत है पार्लियामेंट में, हाउस में। 23 साल में क्यों कहता हूं, क्योंकि 13 साल जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में तब भी ऐसे ही था। उनकी स्टेट असेंबली में ऑपोजिशन बहुत कमजोर थी और वो बिल्कुल पूरी तरह से हर चीज के कंट्रोल में थे। ये पहली बार उनके लिए एक्सपीरियंस है जब वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। और कोएलिशन चलाना, उनको बहुत चीजों का एक्सपीरियंस है। कोएलिशन चलाने की उनके लिए पहली बार मौका मिला है, जिसको कहते हैं देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो ये फर्स्ट टाइम उनके लिए कोएलिशन चलाने का है। लेकिन ये पार्लियामेंट अब ऐसे नहीं कि वॉइस वोट से फटाफट पास हो गई, एडजर्न हो गई, लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पार्लियामेंट में एक तो अपोजिशन के नंबर्स बहुत अच्छे हैं
और दूसरी बात कि ऑपोजिशन के बहुत अच्छे एमपीज भी चुन के आए हैं, कई दोबारा चुन के आए हैं, कई नए भी चुन के आए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तो चुनाव अब चलते ही जाएंगे, इंतखाब चलते ही जाएंगे, क्योंकि 3 महीने के अंदर हमारी 3 मेजर स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र जो बॉम्बे वाली स्टेट है, महाराष्ट्र, हरियाणा जो नेक्स्ट डोर टू दिल्ली है जिसमें गुड़गांव है, वो भी हमारे इकोनॉमी का एक इंजन है। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, तीनों स्टेट्स का, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, इनका 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन है। और जैसे वो खत्म होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में इलेक्शन है, और जैसे वो खत्म होगा उसके 7-8 महीने के अंदर अंदर बिहार में इलेक्शन है, और उसके बाद फिर जैसे तमिलनाडु में, असम में। तो यहाँ तो हर 6 महीने के बाद इलेक्शन चलते जाएंगे। और उसमें जो एक रिजुविनेटेड ऑपोजिशन है, और उसमें से मान लीजिए कुछ वो स्टेट्स जीत जाए, तो हर स्टेट इलेक्शन अब एक तरह से एक टेंशन का जरिया हो जाएगा। तो एक अलग तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया में हो, मुख्तलिफ होगा। जैसे आप कहते हैं कि पहले एक उनका क्लैरिटी के लिए अनस्टेबल नहीं होगा, पॉलिटिकली अनस्टेबल नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिक्स वन साइडेड नहीं रहेगी, वन साइडेड नहीं रहेगी। वन मैन रूलिंग के तौर पे मोदी साहब को देखा जाता था। अब एक कोलिशन को जब लेकर चलेंगे तो हम यही समझ पाए कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी उनको करने पड़ेंगे। सो अब ये मैं जानना चाहूंगी, आपने बहुत से इलेक्शंस भारत के कवर किए हैं, इस बार क्या मुख्तलिफ था? हमें मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस तो सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक तो मेजर टेक अवेज जो ट्रेंड्स वोटर के नजर आए इस इलेक्शन में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस इलेक्शन में कोई ओवर आर्चिंग थीम नहीं थी। तो जब ओवर आर्चिंग थीम होती है तो लोग जो एक लोकल इश्यूज होते हैं या अपनी तकलीफें होती हैं, नौकरी नहीं है, मुझे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, गेहूं का, गंदम का या पैडी का, चावल का दाम ठीक नहीं मिल रहा है, या बिजली नहीं आ रही है, या पानी नहीं है, या मेरे बच्चों की पढ़ाई, लोग उन बातों को भूल जाते हैं जब ओवर आर्चिंग थीम होती है, या उनको बहुत बड़ा प्रॉमिस होता है। जैसे 2014 में मोदी जी का जो कैंपेन था, अच्छे दिन आने वाले, और लोग बड़े परेशान थे कि बड़ी कमजोर सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर बहुत कमजोर था, पावर पार्टी में थी, पार्टी चीफ गवर्नमेंट में नहीं थी, सारे वो कॉन्ट्रडिक्शंस थी। तो ही रोड दैट सेइंग के 3 बातें हैं कि एक तो ये कि मैं आपके अच्छे दिन लाके दिखाऊंगा, दूसरा बड़ी करप्ट सरकार में करप्शन खत्म कर दूंगा, और तीसरा मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी रखूंगा, छप्पन इंच छाती जिसको बोलते। उसके बाद जो दूसरी सरकार है, दूसरी इलेक्शन हुआ, वो नेशनल सिक्योरिटी इलेक्शन बन गया आफ्टर पुलवामा एंड बालाकोट। तो जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है तो पीपल, इट बिकम्स एन ओवर आर्चिंग थीम। इस बार क्योंकि ओवर आर्चिंग थीम नहीं थी, इसलिए वोटर्स अपने बेसिक इश्यूज पर गए। और इसमें यह भी साफ हो गया कि भारत में हिंदू मुस्लिम जो इशू है, ये ओवर आर्चिंग थीम नहीं बन सकता, क्योंकि इस बार वो एक एफर्ट था कि उसको ओवर आर्चिंग थीम बनाया जाए, पर वो वोटर्स ने उसको रिजेक्ट किया, और उन जगहों पे रिजेक्ट किया जहां पे ये सोचा जाता था कि वो सबसे कम पॉसिबिलिटी है उसको रिजेक्ट करने की, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बैटल ग्राउंड भी कहा जाता था उनकी इस नैरेटिव का। जी देखिए, उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें आती इंडिया की पार्लियामेंट में। अगर आप बीजेपी की देखें तो बीजेपी की जो 300 सीटें थी उसमें 20% से ज्यादा सिर्फ एक स्टेट से थी। तो 303 में से 62 सीटें उनकी सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी, वहां पे उनका स्वीप होती है। उस स्टेट में वो नंबर 2 स्टेट पार्टी बन गए। अभी नंबर 1 जो सीटें आई हैं वो समाजवादी पार्टी की आई हैं, और नंबर 2 सीटें उनके 37 है, बीजेपी की 33 है। तो ये हर वोटर ने अब जो बेसिक मसले हैं जिसके अंदर अपनी आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी कास्ट की हो सकती है, रिलीजन की हो सकती है, एथनिसिटी की हो सकती है, तो सब वो बातों पर इस बार ये अलग अलग वोट हुआ है, ये डोमिनेटिंग थीम में वोट नहीं हुआ है। अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब उनकी जो एक अप्रोच होगी, ज़्यादा फोकस हम ये देखेंगे कि वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ज़्यादा एंगेज कर रहे होंगे, जैसे इससे पहले वो एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक फेस बने, मोदी ने ज़्यादा उस एतबार से एक पॉपुलैरिटी भी हासिल की। सो अब उनका एक शिफ्ट टुवर्ड्स ज़्यादा फोकस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर होगा। और मैं चाहूँगी आखिर में आप इसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी? एक हार्ड लाइन हमने देखी उनके स्टैंस की इस कैंपेन के दौरान। अमित शाह जो बातें करते रहे उसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म रहा, ऑपोजिशन का भी। सो आप समझते हैं कि अब उसको ही वो आप आगे लेकर चलेंगे, या फोकस उनका ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ होगा? देखिए,
नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको फॉरेन पॉलिसी बहुत पसंद है, और वो क्या फॉरेन पॉलिसी हर लीडर को एक मौका भी देती है दुनिया भर में जाने का। हमारे वोटर देखते हैं कि आप सबसे मिल रहे हैं, तो वो तो मैं कहूंगा कि फिर स्टेरॉइड्स पे होगा और भी आगे आगे चलेगा, क्योंकि उनको भी ये भी दुनिया को प्रूव करना है कि ये सरकार स्ट्रांग है, रोबस्ट है, ये अनस्टेबल नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो मुझे लगता नहीं चेंज होगा, लेकिन जो डोमेस्टिक एजेंडा है उसमें कई चीजें हैं जो अब नहीं हो पाएंगी। जैसे कि पहले उन्होंने बोला था 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम एक ही दिन ऐसा ऐसा करेंगे। सारी स्टेट असेंबलीज, सूबाई असेंबलीज हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, फेडरल पार्लियामेंट, उसका इलेक्शन एक ही दिन कराएंगे। तो वो चीज अब नहीं हो पाएगी। जैसे हमारे यहाँ था कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, पहले सेंसस होगी, फिर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसी चीजें अभी नहीं हो पाएंगी। तो कई चीजें हैं जो बीजेपी का प्योरली आइडियोलॉजिकल एजेंडा से आती थी, वो क्योंकि अब बीजेपी की सरकार नहीं है, तो अब उनको यही कहना होगा कि जब हमारी सरकार फिर से आएगी फुल मेजोरिटी के साथ, तब उसको करेंगे। उसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिसी मैं आता हूं उसके ऊपर। डोमेस्टिक पॉलिसी में मैं समझता हूं इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में भी जॉब क्रिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि वो एक तकलीफ लोगों में है। बहुत नौजवान आबादी है और नौकरियां कभी भी काफी नहीं होती, लेकिन इतनी इकोनॉमी ग्रो करे और अलग अलग इंडिया में ग्रो करे, मैग्नेट्स बने, ताकि और नौजवानों को नौकरी मिले, तो एक बहुत बड़ा टेंशन पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो अब एक क्लैमर बन गया है। और वो उसको अगर एड्रेस नहीं किया तो ये इसका असर स्टेट इलेक्शंस जो बारी बारी आ रहे हैं, ये तो इंडियन पॉलिटिकल लीग दोबारा से शुरू हो गई है। आप सोचें कि जैसे कोई क्रिकेट लीग में हर 2-4 दिन के बाद एक और मैच होता है, या हर 2-4 महीने के बाद एक इलेक्शन होने वाला है। तो ये जॉबलेसनवाज एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान के बारे में अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट, ये उठा भी मोदी जी ने शुरू किया था। पहले नवाज शरीफ जी को बुलाया था अपने स्वेरिंग इन पे, फिर अचानक गए भी थे उनसे मिलने के लिए, उसके बाद पठानकोट में अटैक हो गया। तो भारत में ये सोचना है कि जब भी भारत और पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने लगता है, और ये भी होता है कि कई बार जो पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार होती है वो भी कुछ अच्छा करना चाहती है। जैसे 2007-8 तक लग रहा था कि जो बैक चैनल से बातचीत चल रही थी, जिसके बारे में लोगों ने बाद में किताबें भी लिखी हैं, उस टाइम हमारी तरफ से सती लांबा थे, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी उनकी वाइफ ने पूरी करवाई है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद। तो ये था कि बहुत नजदीक दोनों मुल्क आ रहे थे, तो अचानक 26/11 हो गया। इसमें फिर मोदी जी गए और नवाज शरीफ के साथ अच्छी बात चल रही थी, और उसके साथ सडनली पठानकोट में अटैक हो गया। उसके पहले आपने बड़ी अहम बात पॉइंट आउट की शेखर। मुझे यहाँ पे क्योंकि क्लोज करना है, मैं आपकी इस बात के ऊपर आगे बढ़ूंगी। जी आप अगर क्विकली चले कंक्लूड कर लें आप। मैं आपको ये पॉइंट कंप्लीट कर दूं कि लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ जनवरी 99 में, तब कारगिल हुआ, जो बात अभी नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कही। लेकिन मैं ये जानता हूं कि नवाज शरीफ साहब खुद और उनकी पार्टी चाहते हैं कि इंडिया के साथ अमन हो, नॉर्मल रिलेशनशिप हो, ट्रेड हो, और वहां से बात आगे चले। और मैं नहीं समझता कि इंडिया में भी कोई पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। तो इंडिया में इस बात की इंतजार की जाएगी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो और लगे कि वहां की सरकार अभी कंट्रोल में है, और ये भी समझ आए कि वहां पे आर्मी का व्यू क्या है। तो ये सारी बातें अनसर्टेन है जी। ये 15 साल तक कोई पॉलिसी वो बिल्कुल ही फ्रोजन रहे, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ चेंज तो हमें नजर आएगी, खास करके नवाज शरीफ के बेसिस पे। आप कहते हैं कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। शेखर सॉरी मेरे पास वक्त खत्म हुआ। बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।